नमस्कार। नमस्कार। की बात हो और बिहारी बाबू आगे ना हो तो ये हो नहीं सकता। बिहार का चुनाव हो और बिहारी बाबू का नाम आगे ना हो ये नहीं हो सकता। और आज इस इन्हीं बिहारी बाबू यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा हमारे आपके शॉटगन फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही वरिष्ठ अभिनेता, दिलदार व्यक्तित्व वाले के स्वामी वाले शत्रुघ्न सिन्हा हमारे साथ हैं। बहुत-बहुत आभार शत्रु जी आपका कि आपने हमें समय दिया और बातचीत के लिए सहमति जताई। थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच आपको कुछ जी। ही दिनों में बिहार में, आपके प्रिय बिहार में, जहां पिछले कई महीनों से नहीं जा पाए हैं कोरोना काल की वजह से, चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव की डुगडुगी लगभग बज चुकी है। चुनाव आयोग ने कह दिया है कि हाँ, चुनाव तो होने ही है, कैसी भी स्थिति हो। और अब ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि चुनाव का परिदृश्य क्या होगा? चुनाव की स्थितियाँ शायद पहली बार आज़ाद भारत के इतिहास में इस तरीके से देखा जाएगा कि एक महामारी के साथ-साथ, लगभग साथ-साथ, क्योंकि ये तो पूरी संभावना है कि अभी अगले 2-3 महीने में चीज़ें महामारी को लेके बहुत साफ नहीं होने जा रही हैं और अगर मान लीजिए वैक्सीन आ भी जाती तो भी उतनी जल्दी वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। तो बहुत बड़ी लड़ाई, एक तरफ जीतने की जद्दोजहद होने की लड़ाई होगी, जद्दोजहद होगी और दूसरी तरफ महामारी से बचने की लड़ाई होगी। तो इस सबको आप कैसे देखते हैं? देखिए अक्कू जी, पहली बात तो ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि चुनाव आयोग ने कहा है, डुगडुगी बजा दी है और कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए चुनाव तो खैर होगा ही और समय पे ही होगा। मैं इस उनकी चुनाव आयोग की वजह से बहुत सारी बातों से हमेशा उनका आदर करता हूं, लेकिन बहुत सारी बातों से मैं सहमत नहीं हूं और खासकर अभी की इस घड़ी में जो असमंजस की घड़ी नहीं है, बल्कि जैसे आपने कहा बहुत बड़ी ये महामारी की घड़ी है। लोग बहुत बुरी तरह से परेशान हैं, बुरी तरह से चिंतित हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बिहार में उतनी फैसिलिटीज नहीं है, बिहार में वो तैयारी नहीं है महामारी से लड़ने की। आज सही तरीके से जो टेस्टिंग है, सारी बातों की जानकारी आपको है और देश को भी है। वैसे हालात में और जैसा कि हमारे तेजस्वी यादव ने भी कहा और भी लोगों ने कहा और भी लीडर्स ने कहा है, हमारे बड़े स्टेट्समैन यशवंत सिन्हा जी ने भी कहा है कि ये सही नहीं होगा कि इस संशय में लोग जाएं वोटिंग करने या संशय में लोग जो चुनाव प्रचार करने या सुनने आए और उसके बाद वोट देकर सीधा अस्पताल की ओर रुख करें। ये तो सही नहीं होगा। इस पे पुनः विचार होना ही चाहिए और मुझे लगता है कि ऑपोजिशन को और तमाम लोगों को, रूलिंग को भी, ये सबके लिए बात समान है। उन लोग को जाना चाहिए फिर से, जो भी आपका सही ये प्लेटफॉर्म हो उस प्लेटफॉर्म पे जाके पुनः इसकी अपील करनी चाहिए कि चुनाव के लिए सही वक्त नहीं है, सही घड़ी नहीं है। अभी जो है बहुत खतरे की, चिंता की घड़ी है। इससे इसको टालना चाहिए कुछ दिनों के लिए कम से कम। लेकिन हाँ, अब जैसा आपने कहा कि उसके बाद भी अगर चुनाव होता है तो मैं समझता हूं सारी पार्टी जो है कमोबेशी तैयारियां तो की हुई हैं और तैयारियां जब की हुई हैं तो जो भी नतीजा होगा, जैसे भी होगा, जिसके पक्ष में होगा, वो सब तो आने वाला वक्त बताएगा, चुनाव बताएगा, बशर्ते कि पिछली बार की तरह इस बार भी जैसा लोग कहते हैं कि ईवीएम मशीन का चक्कर ना हो। उस ईवीएम मशीन पे चाहे लोग लाख कहें, अभी तक आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी बिहार के, खासकर बिहार पूरे देश के डिस्क्रिपेंसीज के मामले में 347 सीटों का मामला अभी लटका पड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को, आपको तो पता होगा, उन्होंने उनको नोटिस भी भेजा है कि ये क्या मामला है, उस पर जवाब तलब किया गया है। अब फिर चुनाव की घड़ी आ गई है। अगर इसी तरह से ईवीएम मशीन होगा तो पिछली बार आपको याद है बहुत जगह तो बहुत कुछ हुआ ही, और अभी आप फेसबुक के जरिए और बहुत सारी चीजों के जरिए और खबरें पढ़ रहे हैं उस बात की पुष्टि करते हुए। लेकिन पूरे बिहार में 40 में से 39 सीटें उनको चला जाना और एक सीट आना विपक्ष को, खासकर
हम लोगों को, ये तो बहुत ही ताज्जुब की बात है, यकीन नहीं होता। उसी तरह से मध्य प्रदेश में शायद 1 सीट, राजस्थान में नहीं के बराबर सीट, ऐसे बहुत जगह जो देखा गया है जहां जहां चला है, तो इसलिए इस बार उस पे भी चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। पॉलिटिकल एंगल से ये कहूंगा कि अभी जैसे कांग्रेस है, आरजेडी है, गठबंधन या महागठबंधन जैसा कहते हैं, इनको आपस में भी मिलना होगा। सबसे महत्वपूर्ण घड़ी उनकी अभी आ रही है जब सीटों का तालमेल होगा, कितना कौन प्राप्त करता है, कहां कहां हासिल होती हैं सीटें, कितना उनके कोटे में आता है और किस किस तरह की सीटें कोटे में आती हैं। अभी दोनों का, ये खासकर हमारे आरजेडी के दोस्तों का और कांग्रेस के मित्रों का, इनका होना और इनके पदाधिकारियों की मीटिंग अभी बाकी है, चल रही है। मैं समझता हूं कुछ सही अच्छा नतीजा निकलेगा। और जहां तक भविष्य रिजल्ट की बात है, रिजल्ट की बात पे तभी ना ही किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे गतिरोध और अवरोध हैं, उनको पार करना भी बाकी है। आपने एक सवाल के जवाब में इतने सवाल खड़े कर दिए हैं कि कहां से शुरू किया जाए। आपने ईवीएम की फिर से ज्वाला उठा दी है। आपने बिहार की हालत को कह दिया है कि बड़ी बुरी हालत है, बिहार अभी सुधरा। आखिर सवाल ये उठता है कि बिहार को कब तक बेचारा बिहार की तरीके से दिखाया जाता रहेगा, होता रहेगा। और आपने एक बात ये भी कह दी कि साहब विपक्ष की स्थिति का, पहले तो आप ही पर्याय होते थे भारतीय जनता पार्टी के। आप भारतीय जनता पार्टी बिहार में आपके नाम से जानी जाती थी, लेकिन आज स्थितियां बदल चुकी हैं। तो मेरे भी क्रमशः 3 सवाल हैं। इस बार शत्रुघ्न सिन्हा मतलब भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, ठीक है। आपने चुनाव लड़ा कांग्रेस से। आपकी श्रीमती जी ने, हमारी प्रिय भाभी जी ने लड़ा कांग्रेस लखनऊ समाजवादी पार्टी के साथ में, समाजवादी पार्टी थे। अब सवाल ये उठता है कि आप जो जो अभी आपके जवाब से जाहिर हुआ कि आप विपक्ष की राजनीति करेंगे, लेकिन विपक्ष तो वहां बहुत बिखरा था, अलग थलग, आरजेडी अलग पड़ी हुई है, कांग्रेस का नामो निशान लगता नहीं है, क्योंकि अभी कोई एक्टिविटी शुरू नहीं हुई है। जो उनके साथ मांझी आ गए तो वो भी चले गए हैं। तो एक महागठबंधन की राजनीति भी अलग है। तो मेरा पहला सवाल महागठबंधन की राजनीति को होगा, उसके बाद क्रमशः ईवीएम और बात की बातों पर करेंगे। अक्कू जी, ये चुनाव की घड़ी है, आप तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, आपने तो बहुत बार देखा होगा। ये जब चुनाव की घड़ी आती है और जब खासकर जोड़ तोड़ शुरू दिखाई देता है, और वो भी उस वक्त जब लगता है कि महागठबंधन या विपक्ष जो है वो भी अगर बहुत मजबूत नहीं तो कमजोर भी नहीं है, जब दिखाई पड़ता है तो फिर कई लोग कट फॉर सीट करते हैं। ताश के गेम में होता है ना, कट फॉर सीट, फिर कोई उधर से इधर आएगा, इधर से उधर जाएगा, कुछ लोगों को उधर से इधर लाया जाएगा, कुछ लोगों को इधर से उधर भेजा जाएगा, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। तो अभी अगर हो रहा है तो ना ही वो कोई बहुत बड़ी बात है और ना ही कोई बुरी बात है। अब रही बात, आपने कहा बिहार बेचारा, बिहार तो हमारी शक्ति है और बिहारी हमारी कमजोरी है। इसीलिए आपने भी हमको शुरू में बिहारी बाबू कह के ये निमंत्रण दिया, हमें आपने हमारे बिहारी बाबू कह के बुलाया। अब बहुत ही लगाव है मुझे। बिहार गरीब प्रदेश जरूर है, लेकिन दूसरा ये भी कहूं कि उसके तमाम खामियों और कमियों के बावजूद लोगों की नजरों में बिहार बहुत टैलेंटेड प्रदेश भी है। देश में जितने बड़े बड़े, अगर ज्यादातर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स का नाम ले लें, कि आप प्रोफेशनल्स का नाम ले लें, कि डॉक्टर्स का नाम ले लें, कि आप साइंटिस्ट का नाम ले लें, कि पॉलिटिशियंस का नाम ले लें, कि मार्गदर्शक जयप्रकाश नारायण से लेके आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अने इतने लोगों का नाम लें, ज्यादातर आप बिहार से ही पाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि आर्थिक स्थिति या बहुत सारी चीजों में, या एक जमाने में बिहार हमारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन के दृष्टिकोण से और संपन्नता के दृष्टिकोण से, एक जमाने में करीब जो नंबर 2 और नंबर 3 हुआ करता था पूरे देश में। खासकर मैं बता रहा हूं, आपको तो पता ही होगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह शेषरी बाबू के वक्त में, चाहे विनोदानंद झा जी के वक्त में, इस समय जब इतना महान हमारा बिहार इतना बढ़िया कर रहा था,
वो स्लिप करते करते उसमें हमारी सोसाइटी का भी और हमारी सरकार सबका ही हाथ होगा, जिसकी वजह से स्लिप करते करते आज कहां से कहां आ गए हैं। लेकिन कहां से कहां आ गए हैं, तो चाहे मिल्स बंद हो गए, शुगर मिल्स बंद हो गए, इंडस्ट्री नहीं है, पूंजी निवेश नहीं होता है, हालत बहुत बुरी है, पर कैपिटा इनकम और धीरे धीरे स्लिप करते करते करीब करीब देश में सबसे पिछड़ा हो गया है। फार्मर्स के यानी जिन लोगों की हालत देखें, आपको ज्यादा पता है इसलिए उस पर बहुत विस्तार पूर्वक नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद कह सकता हूं कि बिहार राह की तलाश कर रहा है और सही दिशा की तलाश कर रहा है। बिहार के लोग बहुत मजबूत है, बहुत ही कैपेबल है, बहुत भावुक तो है ही। और एक जमाना जो आपने देखा जब उस ऊंचाई पे थे, और आज अगर हम उस ऊंचाई पे नहीं या काफी पिछड़ चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कल फिर से हम उस ऊंचाई को हासिल नहीं कर सकते। यही अभी जरूरत है एक सही नेतृत्व की, सही सरकार की और सही समाज की। हम सब उसको मिलाने का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब रही आपने इलेक्शन का कहा, किसी भी पार्टी पे मैं कोई भी सत्ताधारी हो, जो हम भी सत्ताधारी रह चुके हैं और हम विपक्ष में भी हमेशा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल जो जिस तरह से धन शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है, खासकर चुनाव में, चाहे आपके सामने वर्चुअल रैली हो कि आपके पार्टी बनाने का हो या पार्टी के लिए जमीन खरीदने का हो जगह जगह प्रदेशों में, वो भी चुनाव से पहले, और इसकी घोषणा की दुनिया में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हमारा ये सबसे बड़ी जगह, सबसे बड़ा केंद्र, सबसे बड़ा भव्य हमारे पास ऑफिस है, दुनिया का सबसे बड़ा। ये इसके पीछे बहुत बड़ा आपका धन शक्ति दिखाई पड़ता है जिस तरह से आप करते हैं। अब उसका इलेक्शन में क्या ये इलेक्शन कमीशन रोकेगा? पहले ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था धन शक्ति का सदुपयोग या दुरुपयोग, लेकिन पहले भी कोशिशें हुई। लेकिन क्या इस इलेक्शन कमीशन से अभी जो है लोगों की वो अपेक्षाएं हैं? और अगर अपेक्षाएं हैं तो क्या ये इलेक्शन कमीशन उसकी कसौटी पे खरा उतरेगा? बहुत सारी बातें हैं। उसके बावजूद मैं कहना चाहूंगा, जहां जनशक्ति इकट्ठा हो जाती है तो जनशक्ति हमेशा धन शक्ति पे भारी पड़ती है। आज जनशक्ति दिखाई पड़ रहा है, चाहे महामारी कहें, चाहे देश की आर्थिक उन्नति नहीं, ये जो माइनस में जाना कहें, आज देश की जो हालत जो है, बेरोजगारी कहें, मजदूरों की जो हालत देखी आपने, उनका जो पलायन के, तो बात पुरानी हो गई। जिस तरह से उन लोगों ने सड़कों पे बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ हफ्ता हफ्ता महीनों पैदल चल चल के, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं, न खाने का इंतजाम, न जाने का इंतजाम, न भेजने का इंतजाम, वो सब बातें, वो जख्म छात्रों के साथ जैसा हो रहा है, छात्रों को और खासकर बाढ़ पीड़ित छात्रों को भी, जहां बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में है वहां के छात्रों को भी जिस तरह से मजबूर किया गया है जेईई के लिए या नीट के एग्जाम्स के लिए, ये किया गया है। देखिए दोनों का, जब छात्रों का बोलना हो, अगर आपको महामारी में कराना भी था, ठीक है, भगवान करे कल कुछ ना हो बच्चों को हमारे, वो अलग इशू है। लेकिन बच्चों को जो आप करा रहे हैं वहां पे, तो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देना चाहिए हमको? शहर के बच्चे तो कर जाएंगे फिर भी, लेकिन हमारे जो गांव के हैं, जो कीचड़ में बैठे हुए हैं, जहां पे वाईफाई काम नहीं कर रहा है, जहां पे इंटरनेट हमसे काम नहीं रहा, बिजली नहीं चल रही ठीक से, उन बच्चों को भी आपने कहा नहीं तुमको देना पड़ेगा, चाहे तुम्हारे आने जाने का इंतजाम हो या ना हो, हम ठीक है सोशल डिस्टेंसिंग कर देंगे। कुछ जगह दिखाई भी पड़ेगा, शहरों में दिखाई पड़ता है, बड़ी बड़ी जगह दिखाई पड़ता है, इंटीरियर में कौन देख रहा है, कौन मॉनिटरिंग कर रहा है? इस तरह से जो आपने किया है, और छात्रों को, और दूसरी बात आपको तो और ज्यादा पता है, आप लोगों ने बहुत उस पर प्रकाश भी डाला है कि इतने इतने दिन हो जाते हैं इम्तहान दिए हुए छात्रों को हमारे, चाहे रेलवे की परीक्षा हो चाहे कोई भी परीक्षा हो, और साहब पहले तो रिजल्ट नहीं निकलता, सालों 2-3-4 साल तो रिजल्ट नहीं निकलता। रिजल्ट निकलता 2-3-4 साल तक, कहीं उसका कोई नोटिस नहीं आती, कोई उनको इंटरव्यू के बाद बुलावा नहीं आता है। सोचिए उनके उनके परिवार पे क्या गुजरती होगी। तो मैं सारे कारणों से आज देख रहा हूं कि एक पॉलिटिकली हाहाकार की स्थिति है, और इस पॉलिटिकली हाहाकार की स्थिति है, नीम पे करेला ऊपर से महामारी।
तो इसके साथ मैं देख रहा हूं कि लोग आज एक गुट और एकजुट हो रहे हैं, रास्ते की तलाश में नहीं बल्कि सांस की तलाश में, खुली हवा में सांस लेना चाह रहे हैं। इस सब वायदे नहीं देखना चाह रहे हैं, अब एक्शन देखना चाह रहे हैं। क्या किया? हमेशा हम लोग में एक आदत है, मैं उस पार्टी का रह चुका हूं, मेरा पहला परिवार रहा भारतीय जनता पार्टी। अक्कू जी, आज भी मेरे उस पार्टी के लिए मेरे दिल के अंदर और बहुतों के लिए बहुत ही आदर है, चाहे अटल जी हों, चाहे मेरे फ्रेंड फिलोसफर गाइड गुरु अल्टीमेट लीडर आडवाणी जी हों, चाहे मुझे पार्टी में ले जाने वाले भारत रत्न नानाजी देशमुख हों, इन लोगों के लिए बहुत आदर सम्मान है। लेकिन उसके बावजूद कहना चाह रहा हूं कि हमारे कुछ लोग जो हैं उस पार्टी के सत्ताधारी, हमेशा कोई बात होती है वो नेहरू जी पे चले जाते हैं जवाब देने की बजाय। नेहरू जी ने ये किया था और चाइना को इतनी जमीन दे दी नेहरू जी ने, फलाना किया, क्या नहीं। अरे भैया आप बताओ ना, नेहरू जी ने तो बहुत कुछ किया, वो तो नेशन बिल्डर थे सही माने में। देश का निर्माण में अगर सबसे बेहतर, या देश की आजादी में और देश के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो मैं समझता हूं नेहरू जी का और नेहरू जी के लोगों का रहा है, इसमें महात्मा गांधी हैं, फलाने हैं, हमारे तमाम लोग बड़े बड़े लोग हैं, और हमारी वो कांग्रेस की पार्टी भी रही है। आज इतने आईआईएम्स हैं कि आईआईटीज हैं कि जितने बड़े बड़े डैम्स हैं, ब्रिजेस हैं, ये मॉडर्नाइजेशन हुआ उनके जमाने में हुआ। लेकिन आज भी कुछ कहीं नुक्स और खामियां निकाल के चले जाते हैं कि नेहरू जी ने ऐसा किया। अरे आप तो बताइए कि सिवाय आपने भाषण के बदले राशन क्या दिया है, और राशन दिया है तो क्या वो भेड़ बकरियों के खाने लायक भी है कि नहीं वो राशन? आज हाहाकार की स्थिति में आप बताएं तो सही कि आपने कितने अस्पताल मजबूत किए हैं, कितने विद्यालय बनाए, कितने लोगों को नौकरियां दी। आज इतनी नौकरियां, करोड़ों नौकरियां चली गई हैं और करोड़ों नौकरियां जाने के आसार है, खासकर जब से जीडीपी और 24% करीब करीब जो भी गिरा है, कम हुआ है। इस हालात में अब उस पर कब तक कहेंगे कि चाइना की बात होती है तो आप कह देते हैं कि मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, मामला डिफेंस का है, हमारी सेना का है, इसे नहीं बोलूंगा। लेकिन आप लोग कह देते हैं कुछ भी कि नहीं, ना कोई आया है ना कोई घुसा है। अब आपको ये भी तो देखना चाहिए कि सरकार की आज के दिन में क्रेडिबिलिटी कितनी है। मीडिया को जैसे आपने जकड़ा हुआ है, जैसे पकड़ा हुआ है, जैसे भयभीत किया हुआ है, ज्यादातर लोगों को जिस तरह से भयभीत किया हुआ है, आपका कोई भी आदमी कहीं भाषण देता है उसका लगता है एकदम रनिंग कमेंट्री, लगता है कोई जवाहरलाल नेहरू या कोई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भाषण चल रहा है, कि सारा चैनल दिखाना शुरू करता है। भाई क्या मतलब, पहले तो ऐसा नहीं होता था ये करके। तो धन शक्ति या डर शक्ति ये सब बहुत दिखाई पड़ रहा है। इसकी वजह से लोग जो है कहते हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं, क्रेडिबिलिटी आप कहते हैं, लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो आज लोग एक गुट और एकजुट हैं। मैं समझता हूं इलेक्शन ढंग से हुआ, फेयर हुआ, इम्पार्शियल हुआ, निष्पक्ष हुआ। तो मैं समझता हूं रिजल्ट जो है इस बार बहुत ही अचंभा करने वाले नहीं, अचंभित कहीं बल्कि बहुत चौंकाने वाले होंगे नतीजे। अगर इतना बुरा हाल है तो ऐसी स्थिति में तो विपक्ष को बिल्कुल बल्ले बल्ले होकर के काम करना चाहिए। विपक्ष का काम क्यों नहीं दिखता? विपक्ष की आवाज, जनता की आवाज क्यों नहीं बनती हुई दिखती है? क्यों वहां के नेता बहुत सारा आगे नहीं बढ़ करके उनकी समस्याओं को हल करने में आते हैं? और हम तो सत्ता की लड़ाई पिछले 30 सालों में, चाहे वो लालू प्रसाद जी के काम में हो या नीतीश कुमार जी के काल में हो, हम लोगों ने हमेशा एक विरोध का वॉल्यूम हमेशा बढ़ाते रहे और उसी से जीतते रहे। इस बार भी क्या बिहार के चुनाव में या तो सुप्रीम कोर्ट जैसे सुमोटो लेता है, तो बिहार की जनता क्या सुमोटो, क्योंकि बाकी कोई काम तो हो नहीं रहा है उस तरह से, विपक्ष की भी नहीं दिख रही है ना सत्ता पक्ष का, अगर दिख रहा है तो वो बताएंगे आपको। लेकिन क्या जनता सुमोटो लेकर के आगे बढ़ेगी? क्या करेगी? पहले तो आपको बता दूं अक्कू जी, आपने जो कहा है कि विपक्ष आगे क्यों नहीं बढ़ती है, विपक्ष बोल क्यों नहीं रही है, विपक्ष आगे भी बहुत बड़ी है, विपक्ष बोल भी बहुत रही है, लेकिन विपक्ष को वो कवरेज नहीं मिल रही है, वो मीडिया में वो जगह नहीं मिल रही है, तो उस तरह दिखाया नहीं जा रहा। उदाहरण के तौर पर बहुत सारी बातों पर जो मैं कल की बात करता हूं, कल परसों पे भारत की आर्थिक अवस्था पे जिस तरह से हमारे यूथ आइकॉन राहुल गांधी ने कल ही जो बात की थी, वीडियो उनका आया था, सिवाय एक दो चैनल पे चलाया गया, वो जिस तरह से चलना चाहिए तो राष्ट्रहित में था वो।
वो राष्ट्रहित में था। आप पूछिए किसी चैनल वालों से, अच्छे अच्छे चैनल वालों से, क्यों नहीं दिखाया भाई? इसलिए कि वो कांग्रेस के हैं, राहुल गांधी हैं। आप एक समय देखिए जब इनका मीडिया का प्रहार होता है, मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं, कहते हैं पप्पू पप्पू पप्पू, आप राहुल गांधी को करके कई बार बुलाते हैं, कुछ लोग बुलाते हैं। तो पप्पू और फैंकू नाम तो एक साथ ही निकला था। पहले फैंकू भी चला, लेकिन फैंकू को दबा दिया गया। मैं नहीं कहता हूं वो सही है या वो सही था या ये सही है ये सही था ना, लेकिन पप्पू नाम चल गया और फैंकू नाम दबा दिया गया। तो इस तरह से जिस तरह मीडिया का जिस तरह साथ नहीं मिला, और साथ नहीं मिलने का मतलब दुश्मनी नहीं है। कई कारण है, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कई बंदिशें होती हैं, कई तरह का डर होता है, किसी तरह का पावर का दुरुपयोग होता है, उन लोगों को जगह जगह का जिससे ऐड होता है, चाहे रेलवे से हो चाहे फलाने से हो, नहीं मिलेगा बहुत सारे लोगों को। तो उनको आजकल मीडिया को अपने ऊपर सस्टेन करना, पहले की बात तो रह नहीं गई, दिक्कत भी होती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहली बात तो ये अक्कू जी कि उन्होंने बहुत, मीडिया विपक्ष ने बहुत काम किया और बहुत काम कर रही है, लेकिन उस काम को सुर्खियों में या मीडिया में जगह नहीं मिल रही है, उनका प्रचार प्रसार ढंग से नहीं हो पा रहा। लेकिन आपके दूसरे सवाल के जवाब में ही कहना चाहूंगा, उसी में सवाल का जवाब छुपा है, आपके दूसरे सवाल के जवाब में। और ये कि फिर सुओ मोटो का आपने जिक्र किया, बड़ा अच्छा कहा आपने। अब मैं देख रहा हूं, जहां तक मेरी पकड़ है, समझ है, अनुभव है, उसके आधार पर कह सकता हूं कि जनता इस बार, जैसे मैंने कहा, हाहाकार शब्द का प्रयोग किया, एक्सप्रेशन का, चाहे मजदूरों का आपकी समस्याएं हों कि किसानों की समस्याएं, हालांकि इस बार फसल पहले के मुकाबले अच्छी हुई हैं, लेकिन क्या किसानों का उससे उतना भला हुआ नहीं हुआ, तो आने वाला वक्त बताएगा। आपने देख लिया जीडीपी का ग्रोथ के बदले में माइनस में चले गए, 24% माइनस में चले गए। तो उसके लिए अब जनता जो है, वो मैंने थोड़ी देर पहले कहा, ये खुली हवा में सांस लेना चाह रही है। एक नया नेतृत्व, एक नई सरकार, इस उम्मीद के साथ और इस बौखलाहट के साथ कि अगर नई सरकार भी अगर उनकी अपेक्षाओं पे अब नहीं उतरी, तो अब शायद अगली बार वो 5 साल का भी इंतजार नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो पब्लिक जो है सुओ मोटो ले चुकी है। पब्लिक इस बार, अब विपक्ष का काम जो है, मुझे जो दिखता है, वो पब्लिक करने वाली भारत की जनता, हमारे बिहार की जनता करेगी। इस बार बिहार में यशवंत सिन्हा जी भी अपना ताल ठोक करके मैदान में, और वो समर्थ बिहार और विभिन्न और नामों से संगठनों को साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं। ना उन्हें लालू यादव की राजनीति पसंद है, ना नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पसंद है। तो वो तीसरा केंद्र बनाने की जो कोशिश में है, क्या उसमें दम कितना आपको लगता है, उसकी रफ्तार कैसे लगती है? और साथ में एक और ताकत के तौर पर, जिसमें फिर वही सवाल उठ रहा है, पप्पू यादव एक तरफ आते हैं, दूसरी तरफ एनडीए के, एलजेपी के हमारे चिराग आते हैं। तो ये जो कशमकश की स्थिति है, ये बिहार को कहां ले जाएगी? देखिए अक्कू जी, आप तो ज्यादा माहिर हैं, आपको तो पता ही है कि देश, भारत लोकतंत्र की एक बड़ी खूबसूरती है अनेकता में एकता, विविधता में एकता। तो ये तो खूबसूरती, ये जो हमारा बहुत अच्छा लड़का है जब चिराग पासवान, और बहुत ही समझिए वर्दी सन ऑफ द वर्दी फादर हैं, रामविलास पासवान के बेटे, बहुत बढ़िया आदमी है लोग। उसी तरह से आप, मैं नीतीश बाबू के बारे में हमेशा कहता हूं, आप तो जानते हैं मैं उनको बहुत अच्छा दोस्त मानता हूं, मुझे बड़े भाई के का आदर करते हैं, मैं भी उनको छोटा भाई की तरह देखता हूं और बहुत ही कदर करता हूं। मुझे हमेशा बिहारी बाबू, बिहार का प्राइड कहते हैं, मैं उनका बहुत ही आभारी हूं हृदय से। इसलिए आपने देखा होगा, मैं व्यक्तिगत तौर पे मैंने आज तक कभी भी कुछ भी नहीं कहा है मैंने नीतीश बाबू के बारे में, कभी नहीं देखा होगा, ना मैं कहता हूं और ना कहूंगा। लेकिन क्योंकि मैं इतना उनसे भाव विभोर हो जाता हूं मिलकर। लेकिन बात यह है कि अब लोकतंत्र का है, चुनाव की घड़ी है, चुनाव की बातें करें। पप्पू यादव का भी जिक्र किया, पप्पू यादव तो बहुत ही बढ़िया, मैं तो समझता था कई बार पार्लियामेंट में मैं पप्पू यादव को सुनने के लिए, उनके काम को बखान जब होता था उसको सुनने के लिए मैं रुक जाता था। और दोनों जो हैं, उनकी धर्मपत्नी रंजिता जी भी जो हैं और वो पप्पू जी भी, ये लोग बहुत अच्छा करते भी हैं और बहुत अच्छा बोलते भी हैं।
पप्पू ने भी बिहार में बाढ़ में जब तमाम सत्ताधारी पार्टी के लोग और ज्यादातर पार्टी के लोग जब ध्वस्त हो गए और पस्त हो गए, अब जो बिहार में पिछले साल जो बारिश से और हर घर डूब गया था करीब करीब शहर में, गांव में भी, उस वक्त आपने देखा होगा पप्पू यादव ने घर घर जाके बड़ी मदद की, बहुत काम किया लोगों को साथ लेके, बहुत ही। जो मेरी एक आदत है स्पेड को स्पेड कहने को, सफेद को सफेद और काले को काले कहने की मादा रखता हूं, तो मैं तारीफ करता हूं जरूर पप्पू यादव की। मुझे लगता है पप्पू यादव अभी भी कुछ सही वक्त पे और सही कदम उठाएंगे, मुझे लगता है। वो चिराग पासवान जी का तो पता नहीं अभी क्यों इधर से लड़ रहे हैं कि उधर से लड़ रहे हैं, बट सत्ताधारी क्या पता, थोड़ी देर में सब पता चलेगा। हालांकि मेरी पूरी शुभकामना उनके साथ है। अब रही बात मेरे बड़े भाई और देश के एकदम बहुत ही कामयाब भूतपूर्व और अभूतपूर्व वित्त मंत्री और विदेश मंत्री, स्टेट्समैन यशवंत सिन्हा जी की। बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत ही हौसला अफजाई की है जिंदगी में उन्होंने, खासकर यंगर जनरेशन की। मुझे भी चंद लोगों ने जीवन में बहुत इंस्पायर किया है, जयप्रकाश नारायण जी के बाद तो सबसे ज्यादा मैं समझता हूं मुझको यशवंत सिन्हा जी ने, बड़े भाई ने ही मुझको इंस्पायर किया है। आज आप देखिए 80 प्लस की उम्र में, 80 प्लस की उम्र में आप दो ही आदमी देख रहे हैं जो इतना बढ़िया से हौसला के साथ, इतने जबरदस्त, एक तो देश के महाचाणक्य हमारे शरद पवार भाई हैं और एक दूसरे तरफ स्टेट्समैन हमारे यशवंत सिन्हा जी। कितनी एनर्जी, कितने जोश के साथ और कितने वो उनके अंदर वो ललक है जिसको लेकर आज वो बिहार का दौरा कर रहे हैं, महामारी में, बाढ़ की घड़ी में, जहां जहां ब्रिज टूट रहे हैं, चाहे फलाना हताशा हो रही है, निराश लोग हैं, वहां वहां सामने जा रहे हैं। और बहुत आपको सुनकर खुशी होगी, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग और पॉलिटिकल दल के लोग और बड़े बड़े लोग जो इन्फ्लुएंशियल हैं, जिनका समाज में बहुत प्रभाव है, वैसे ऐसे लोग यशवंत सिन्हा जी से आके मिल रहे हैं और उनसे जुड़ रहे हैं। अब रही बात चुनाव में, ये तो हमेशा अच्छा होता है और सबके लिए, और हम लोग सब पहले चाहते थे पिछली बार भी कि हमेशा 1-to-1 फाइट हो किसी से भी। ये तो कोई भी चाहेगा कि 1-to-1 फाइट हो, यानी एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप, बस। तो लिमिटेड फाइट में तीसरा चौथा आने से कई बार कुछ लोगों को वोट कटुआ की स्थिति भी दिखाई पड़ती है, सो तथा कथित वोट कटुआ। लेकिन यहां पे जो है मामला, ये भी कुछ लोगों की नजरों में ये भी लगता है कि कुछ लोगों ने अगर सही कार्ड खेला और सही लोगों ने, इनकी अपनी छवि बहुत अच्छी है जैसा कि यशवंत जी की है, तो बहुत लोग फिर कहते हैं कि ये घड़ी आती है कि आप किंग बनते हैं या फिर किंग मेकर बनते हैं। इससे ज्यादा मैं भी कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन बहुत लोग समझते हैं और मानते हैं और जानते हैं कि यशवंत सिन्हा जी में वो क्षमता है लीडरशिप की, उनके अंदर कोई निजी स्वार्थ नहीं है, अपनी कोई मांग नहीं है। वो बिहार की जनता के लिए, खासकर जिस तरह से मजदूरों की जो दशा या दुर्दशा देखी थी, जिस तरह से हजारों लाखों करोड़ों लोगों की हालत जो हुई, उससे द्रवित होकर वो बिहार में, और इस बात से चिंतित होकर कि आज भी बिहार में क्यों नहीं मिल सारे बंद क्यों हैं, आज भी वो डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा, पूंजी निवेश क्यों नहीं हो रहा, इन चीजों से लेकर उन्होंने आज जोड़ा है लोगों को। और मजदूरों, किसानों के अलावा, महिलाओं के अलावा सबसे ज्यादा जो सुन रहा हूं वो युवा पीढ़ी को इंस्पायर कर रहे हैं, जैसे हमें किया वैसे वो युवा पीढ़ी को कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, जैसे मैंने भी कहा, कई लोग ये भी कहते हैं, मानते हैं, उम्मीद करता हूं, प्रे करता हूं कि किंग नहीं तो किंग मेकर। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, लेकिन हम क्या माने कि शत्रुघ्न सिन्हा क्या बनने जा रहे हैं? किंग बनने जा रहे हैं कि किंग मेकर बनने जा रहे हैं? मैं तो फकीर आदमी हूं, मेरा तो आप जानते हैं, मैं तो निस्वार्थ भाव से, मैं राजनीति में भी आया था तो एकदम निस्वार्थ भाव से आया था। मैं तो कभी मंत्री बनने भी नहीं आया था, भले ही रिकॉर्ड बन गया हो कि पहला फिल्म उद्योग का आदमी फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर बना, लेकिन मैं तो जयप्रकाश जी से प्रभावित होकर, फिर बाद में अच्छे अच्छे लोगों से, नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, बिहार में हमारे कैलाशपति मिश्रा जी, दिल्ली में अपने मदन लाल खुराना जी, इन लोगों से बहुत कुछ सीखते हुए, और कांग्रेस के ही, भले वो हमसे छोटे हैं लेकिन बड़े भाई का तरह गुण है उनके अंदर, वो है सुबोध कांत सहाय,
उनसे बहुत पब्लिक लाइफ की ट्रेनिंग लेकर इन लोग कैलाशपति मिश्रा जी से इन लोग से ट्रेनिंग लेते हुए मैं यहाँ पे आया। अब एक दिन कैबिनेट में मेरे लिए जो भी पद या जो भी जगह मुझे मिलती है या मिली या मिलेगी, अक्कू जी मैं आपको हाजिर नाजिर जानकर जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच के सिवाय कुछ। सच ये है कि मेरे लिए सिर्फ वो एक जिम्मेदारी का एहसास है। अगर मैं अपने लोगों के लिए, अपने बिहार के लिए, अपने देश के लिए, अपने युवा पीढ़ी के लिए अगर मैं कुछ भी काम आ सकूं या कुछ भी काम मुझे मिले, उसे मैं ईमानदारी और सच्चाई के साथ और सिंसियरिटी के साथ निभा सकूं, मेरी जिंदगी इसी से सार्थक हो जाएगी। उससे ज्यादा मेरी कोई चाह नहीं है, मुझे कोई लोभ नहीं है। और इस चुनाव इसीलिए एक चीज आप मानेंगे, आप हालांकि विनम्रता पूर्वक ही कह रहा हूं, इतने सालों से आपने देखा फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ राजनीति में भी रही, दो चीज तो आपने नोटिस की होगी। एक तो ये नोटिस किया होगा आपने कि दोनों में जो भी तथा कथित सफलता मिली या स्टारडम मिला, दोनों फील्ड में, घर का जो मेरी किताब एनीथिंग बट खामोश में भी उसका जिक्र है, दोनों फील्ड में मेरे परिवार के दूर दराज के रिश्तेदार का साया भी नहीं रहा। और दूसरी बात कि दोनों जगह प्रभु की असीम अनुकंपा है, चाहे राजनीतिक जीवन हो या फिल्म का जीवन हो, कहीं किसी किस्म का आज तक मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं, और खासकर भ्रष्टाचार का तो बिल्कुल कोई आरोप नहीं, जिसकी आप लोग सराहना करते हैं। और मैं भी प्रभु से ही प्रार्थना करता हूं कि ये छवि मेरी बरकरार रहे। मैं अपने परिवार की नजरों में, समाज की नजरों में, बिहार परिवार की नजरों में और देश की नजरों में हमेशा ठीक रहूं और उनसे नजर से नजर मिला के बात कर सकूं। कभी ऐसा कोई काम ना हो जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े या मेरे लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। इस चुनाव में लालू प्रसाद जी नहीं होंगे। पिछली बार भी क्योंकि कोर्ट की कार्रवाई की वजह से उनकी अनुपस्थिति में चुनाव क्या रंग, लालू जी होते थे तो क्या हट जा किनारे, और जो उनकी बात करने की स्टाइल, जो क्षमता, जो बेलोसपन, जो अद्भुत करिश्मा उनका हुआ करता तो वो नहीं दिखेगा। तो कैसा रहेगा? एक क्या हम लोगों को मजा जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं वो नहीं होगा, या दिशा नहीं मिली? देखिए अक्कू जी, मैं कहना चाहूंगा तमाम लोगों से कि जिस तरह से आप देख रहे हैं इस बार के चुनाव में, अगर वो उल्लास नहीं है, वो जोश नहीं दिखाई पड़ रही है जैसा कि आपने शुरू में कहा, तो उसके पीछे एक ही कारण है, वो महामारी का सन्नाटा, उस भय का डर, उस भय का सन्नाटा, और वो जो है जो गुजर रही लोगों पे, और साथ साथ गरीबी और मुफलिसी और बेरोजगारी। उसी तरह से ये इलेक्शन अगर उतना इंटरेस्टिंग नहीं दिखाई पड़ रहा है, हम तो पार्लियामेंट में को भी देख रहे थे, पार्लियामेंट में बहुत कुछ होता था पर वो इंटरेस्ट नहीं होता था जो शायद एक जमाने में पीलू मोदी जी के वक्त में होता था, जो सुनता था मैं, या अभी कुछ साल पहले तक मैं भी देखता था, लालू जी के वक्त होता था। लालू जी, लालू प्रसाद एक जबरदस्त मास लीडर है। वो सही मायने में सनद सवाल हैं, वो दिखते भी हैं, बिहेव भी करते हैं और लोग उनको मानते भी हैं। उनकी अपनी अदा है, उनका अपना प्रेजेंटेशन, उनका अपना स्टाइल है, वो मैं समझता हूं बेजोड़ है, अभूतपूर्व है। लालू जी की जगह नहीं समझता हूं कोई ले पाएगा। तो अभी जो है, आपने जैसा कहा कि कुछ कमी या कुछ दूरी दिखाई पड़ रही, तो उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि अभी वो हमारे बीच है नहीं। हमारे बीच नहीं मतलब कि अभी वो रांची में है, जेल हॉस्पिटल में है वो अभी रांची में, और हम सब की उम्मीद है, दुआ है, प्रार्थना है कि इस अभियान को, आंदोलन को और मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए, चुनाव को और प्रभावी और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम चाहते हैं कि लालू जी का मार्गदर्शन मिले और वो जल्द से जल्द हमारे बीच आ जाएं। और मुझे दिल से लगता है कि शायद वो आ भी जाएंगे। आमीन।